बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी अब्बा तलहा। तो आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल एज वी आर कंसर्निंग अबाउट पीपीएससी प्रिपरेशंस। ओके, पीपीएससी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए और भी लेक्चरशिप के हवाले से आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे भी आपको इंटरव्यूज़ की या एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होगी उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने लगी है ये वीडियो। टाइम ड्यूरेशन देख के आपने घबरा नहीं जाना। ओके, फर्स्टली तो हमने ये सेक्शन वाइज डिवाइड किए हुए हैं, जितने मेजर कोर्सेज हैं ओके उनकी हम रिवीजन कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ओके, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप हो जाएँ कम से कम टाइम में कंप्यूटर साइंस के ऑल मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब नीचे सेक्शन वाइज ये वीडियो डिवाइड हुई है, जिस भी सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। अब वन बाय वन हम मेजर कोर्सेज की तरफ आते हैं जो कि पीपीएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और बाकी भी कंप्यूटर साइंस की जहाँ भी इंटरव्यूज़ और एग्जाम्स होंगे उनकी प्रिपरेशन के लिए नेसेसरी हैं। सो फर्स्टली आते हैं डेटाबेसेस की तरफ। सो ओवर टू सर तलहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो क्विकली अब हम आते हैं डेटाबेसेस की तरफ। ओके, डेटाबेसेस एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की तरफ। सो लेट्स सी फर्स्टली व्हाट इज द डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस एक्चुअली कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ही है, ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में इसमें एक्चुअली डेटा मेंटेन कर रहे होते हैं। ओके, और मेन इसका पर्पस ये है कि आपके पास डेटा को एक्सेस करना, डेटा को मैनेज करना और डेटा को अपडेट करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में हम यही देखते हैं कि किस तरीके से इफेक्टिवली ऑपरेशनल फंक्शनलिटीज परफॉर्म हो सकती हैं डेटाबेस की, और ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस जो है वो किस तरीके से एफिशिएंट से एफओ बना के काम कर सकते हैं। ओके, और जो पर्सन ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है, एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कह देते हैं, डीबीए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आते हैं। सो इट्स अ सॉफ्टवेयर पैकेज कि जिसमें हम क्या करवा रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं और क्रिएशन कर रहे होते हैं और मेंटेनेंस कर रहे होते हैं डेटाबेसेस को ही, और इसका यूजेस जो है वो भी हम इसमें मेंटेन कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो मैन्युअली जो काम हो रहा था, और एज कम्पेयर टू अगर कंप्यूटर बेस्ड भी फाइल सिस्टम में काम हो रहा था तो वो भी इवन बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता था, ठीक है, और इवन उसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशंस वगैरह की अगर हम बात करें तो ये सारे काम भी बहुत मुश्किल होते थे। तो उसीलिए उन सारों का फिर ड्रॉबैक्स से तो उनके बजाय डेटाबेसेस को यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल है। लेट्स टॉक अबाउट द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम नाउ। ईआरडी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने भी देखा कि हमने डेटाबेसेस में टेबल्स पे काम कर रहे होते हैं और टेबल में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो टेबल्स को ही एज एन एंटिटी कंसीडर करके हम उन मल्टीपल एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिक्लेयर करवाते हैं, किसके थ्रू? ईआरडी के थ्रू। ओके, और अगर ईआरडी आपके सामने हो तो डेटाबेसेस क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। और अब अगर हम टेबल्स की बात करें तो टेबल में जैसे हमने अभी बात की कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं और रोज जो है रोज को हम फील्ड्स भी कह देते हैं। कॉलम्स को जिसको हमने एट्रीब्यूट्स भी कहा, ठीक है, उसमें हमारे पास सिमिलर टाइप का डेटा होता है। सपोज अगर एक कॉलम की बात करें तो उसमें सेम टाइप का डेटा पड़ा होता है। और अब अगर टेबल्स हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, हम ईआर डायग्राम की तरफ अगर हम आए तो ईआर डायग्राम में अगर सिंबॉलिकली देखें तो ये 3 सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं इजीली। कौन से सिंबल्स? रेक्टेंगल सिंबल, ओवल सिंबल और डायमंड सिंबल। रेक्टेंगल सिंबल यूज होता है एंटिटी के लिए या टेबल्स के लिए। ओवल सिंबल यूज होता है जो एट्रीब्यूट्स होते हैं या टेबल के कॉलम्स होते हैं उनके लिए। रिलेशनशिप के लिए यूज कर रहे होते हैं हम डायमंड सिंबल। ओके, so let's see with an example quickly. Suppose we have a table teacher and we have the attribute teacher ID, teacher name and course. Okay, तो हम क्या करते हैं, एंटिटी हमने बना ली टीचर के नाम से, और एंटिटी हमें पता है रेक्टेंगल सिंबल में होता है। जितने भी टेबल्स बन रहे होंगे, सपोज अगर टीचर और स्टूडेंट 2 टेबल्स बन रहे हैं और उन दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉलम्स हैं, वो भी हम साथ साथ इस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। ओके, प्राइमरी की जो होगी जो कि यूनिक होती है उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं और बाकी भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स इसमें मैनेज कर लेते हैं इसी तरीके से। सो नेक्स्ट टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं बिटवीन द एंटिटीज और बिटवीन द टेबल्स, 3 तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। फर्स्टली इज 1-to-1। अगर एक टीचर एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और एक स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ रहा है, देन हम कह सकते हैं कि व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, दैट इज 1-to-1।
नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज वन टू मैनी। अगर एक टीचर मैनी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ओके, देन ये रिलेशन क्या बन जाएगा, वन टू मैनी, और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी की अगर हम बात करते हैं तो इट्स मीन, ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल, अगर एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हो और एक स्टूडेंट मल्टीपल टीचर से भी पढ़ रहा हो, ओके, इस सेंस में मल्टीपल टीचर्स मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। लेट्स टॉक अबाउट SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नाउ। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज एक्चुअली जिसके थ्रू हम क्यूरीज के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं अपनी डेटाबेसेस को। डेटाबेस से हम किस तरीके से डेटा को एक्सेस करवाना होता है, किस तरीके से उसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशंस करनी है, वो हम क्यूरीज के थ्रू मैनेज करते हैं। जस्ट लाइक select static फ्रॉम स्टूडेंट, select maximum मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट एज वेल। और क्यूरीज में फिर हम ये मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ऐसे पहले select की क्यूरीज आ जाती हैं, डिस्टिंग, वेयर क्लॉज भी यूज़ कर रहे होते हैं उनमें। आफ्टर दैट एंड और नॉट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय भी यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय यूज़ कर रहे होते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाने के लिए। इंसर्ट इनटू यूज़ कर रहे होते हैं डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए, रो इंसर्ट करवाने के लिए टेबल में। अपडेट, डिलीट वगैरह भी करवा सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, सम, ये सारे फंक्शंस हैं, हम फंक्शंस को भी इनमें यूज़ कर सकते हैं। लाइक, इन, बिटवीन, ये सारे काम हम कर सकते हैं। ज्वाइंस, इवन ज्वाइंस की आगे टाइप्स होती हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इवन लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइंस, वो सारे भी हम यूज़ कर सकते हैं क्यूरीज में। यूनियन, ग्रुप बाय, हैविंग, एग्जिस्ट, एनी, ऑल, ये सारे के सारे काम हम क्यूरीज में कर सकते हैं। और जब क्यूरीज की बात करें तो दो तरह की हमारे सामने स्टेटमेंट्स होती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, फर्स्टली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा या डेटाबेस या टेबल्स और या कॉन्स्टेंट्स, सच है जो क्यूरीज यूज कर रहे होते हैं, क्रिएट या ऑल्टर स्टेटमेंट्स होती हैं। ओके, और अगर DML की बात करें, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, डेटा को मैनिपुलेशन के लिए जो क्यूरीज आती हैं वो इसमें आएंगी DML में, सच एज इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्यूरीज। अब जब डेटाबेसेस में हम काम कर रहे होते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट इज डेटा रिडंडेंसी, डेटा की डुप्लीकेशंस। और रिडंडेंसी एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल डेटा पड़ा होता है किसी एक टेबल में ही इवन, तो इंसर्शन में भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, अपडेशन करते हुए भी, डिलीशन करते हुए भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। ओके, सो द सॉल्यूशन इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज हम करते हैं टेबल्स को ताकि हम डेटाबेस में से इफेक्टिवली क्यूरीज को रन कर सकें, उसमें से डेटा एक्सेस भी करवा सकें, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशंस भी इजी हो। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सो एक्चुअली सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही अगर हम देखें तो काम हमारे पास हो चुका होता है जितना हमें ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चंस के हवाले से, अगर हम इसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से देखें तो इनमें से नॉर्मलाइजेशन में से लाजमी कोई एक आध भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ही आते हैं। सो वन बाय वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स की ही हम बात करते हैं। ओके, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? टेबल आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, कैसे पता लगेगा? अगर तो ईच एट्रीब्यूट उसका यूनिक हो, ठीक है, हर एट्रीब्यूट वैल्यू उसकी सिंगल हो, एट्रीब्यूट वैल्यू में जो एक एंट्री में आ रही है, हर एक रो जो है वो यूनिक होनी चाहिए, और रिपीटिंग ग्रुप्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, मेन काम। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। अगर इसे एग्जांपल की बात करें जिसमें एक टेबल है आपके सामने, लेकिन अब इसमें देखें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ये। क्यों नहीं है? एक तो मेनली रिपीटिंग ग्रुप्स भी आ रहे हैं इसमें, ओके, और एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो भी सिंगल नहीं है। जैसे ग्रुप ए जो है वो ही हमारे पास फर्स्ट रो के लिए भी यूज़ हो रहा है, सेकंड रो के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो इसको भी हम अगर रिमूव कर दें इस फॉर्म में, अगर ये टेबल आपके सामने है, नाउ इट इज़ इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स पे जाने से पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी का हमें पता होना चाहिए क्या होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी मीन्स इफ वन कॉलम डिपेंड्स ऑन अनदर कॉलम। ओके, एक एट्रीब्यूट या एक कॉलम अगर किसी और दूसरे कॉलम पे डिपेंड कर रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ईमेल एड्रेस जो है वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय के नेम पे, और इट्स जस्ट लाइक इसको हम लिखते हैं किस तरीके से? सपोज नीचे देखें, एम्प्लॉय नेम, आगे एरो साइन और देन ईमेल एड्रेस।
और इसको किस तरीके से रीड कर सकते हैं? अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो एम्प्लॉय नेम डिटरमाइंस द ईमेल एड्रेस, और अगर राइट टू लेफ्ट अगर रीड करना है आपने तो इस तरीके से रीड कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय नेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपका टेबल कब होगा? पहली बात तो ये कि उस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ओके, आफ्टर दैट पार्शियल डिपेंडेंसी हम अगर खत्म कर देते हैं देन वही टेबल आपका किस फॉर्म में आ जाएगा? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। सो व्हाट्स द पार्शियल डिपेंडेंसी इज, अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट फुली डिपेंडेंट करता है प्राइमरी की पे, और अगर कंप्लीट प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं करता, दैट मीन्स पार्शियल डिपेंडेंसी अकर हो जाएगी। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब ये जो टेबल आप लोगों के सामने है जिसमें प्राइमरी की क्या है? जिसमें प्राइमरी की कंबाइंड प्राइमरी की है कोर्स आईडी और सेमेस्टर आईडी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन द कोर्स आईडी एक्चुअली। और ये क्योंकि डिपेंड कर रहा है कोर्स आईडी, इट्स नॉट अ कंप्लीट प्राइमरी की। ओके, सो द पार्शियल डिपेंडेंसी अकर्स। और अगर पार्शियल डिपेंडेंसी अकर होती है हम क्या करेंगे? एक न्यू टेबल बना के इसको मैनेज करेंगे प्रॉपर्ली कि पार्शियल डिपेंडेंसी किस तरीके से फिनिश हो सकती है। जस्ट लाइक अब देखें इसका सोल्यूशन हम क्या निकाल रहे हैं। सो क्योंकि कोर्स नेम डिपेंड कर रहा था कोर्स आईडी पे, तो इसको हमने सेपरेट करके एक नया टेबल बना लिया। ओके, और उसके साथ रिलेशन कर दिया हमने फर्स्ट टेबल का ही। गॉट इट? सो अब पार्शियल डिपेंडेंसी अकर नहीं हो रही। सो नाउ द टेबल्स आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब हम आते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की अगर बात करें तो प्रीरेक्विजिट तो इसका यही है, पहले तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए टेबल। ओके, अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो एक कंडीशन और चेक करें, क्या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं अकर हो रही? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये होती है अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा हो किसी और नॉन की एट्रीब्यूट पे, अगर हम उसको भी रिमूव कर देंगे उसका भी सोल्यूशन यही है, हम नया टेबल बनाते हैं और उसको फिर प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं ताकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में प्रॉपर आपके टेबल आ जाए। लाइक दिस एग्जांपल, अब ये जो टेबल आप लोगों के सामने है, सो सपोज इसमें प्राइमरी की आप लोगों के सामने है, लेकिन टीचर टेलीफोन जो है वो डिपेंड कर रहा है टीचर नेम पे। और बताएं ये दोनों ही एक्चुअली क्या है? ये नॉन की एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो इट्स मीन अब ये टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज द सोल्यूशन। हम क्या करेंगे? टीचर आईडी एक हमने और की बना ली सेम टेबल पे, और उसी को हम यूज करेंगे नेक्स्ट टेबल में कि जिसमें टीचर नेम और टीचर टेलीफोन जो है वो वहाँ पे रखवा देंगे। सो इस तरीके से टेबल्स आपके किस फॉर्म में आ जाएंगे? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इजीली। नेक्स्ट आते हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कह देते हैं उसको। इसका प्रीरेक्विजिट फर्स्ट कंडीशन अगेन सेम कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए टेबल्स। आफ्टर दैट ऑल डिटर्मिनेंट्स मस्ट बी द सुपर कीज। डिटर्मिनेंट्स जितने भी होंगे, ठीक है, जिन पे डिपेंडेंसी होगी, ओके, उनका सुपर कीज होना जरूरी है। अगर वो सुपर कीज नहीं होंगे तो इट्स मीन बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म को वो फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। और इसका सोल्यूशन भी यही है कि जो डिटर्मिनेंट्स होंगे जिन पे हम डिपेंडेंट होंगे वो उन कॉलम्स को हम सेपरेट टेबल्स में लेके जाएंगे, ओके, ताकि बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में प्रॉपर्ली हमारे टेबल आ सके। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल कि जिसमें प्राइमरी की क्या है? कंबाइंड स्टूडेंट और कोर्स, इन दोनों को कंबाइंड प्राइमरी की कंसीडर किया हमने। ओके, अब सपोज टीचर डिपेंड कर रहा है कोर्स पे भी और स्टूडेंट पे भी। ओके, इट्स मीन ये दोनों तो प्राइमरी की हैं। ओके, लेकिन एक और इसमें डिपेंडेंसी है कि कोर्स भी डिपेंड कर रहा है किस पे? टीचर पे। अगर कोर्स टीचर पे डिपेंड कर रहा है और टीचर जो है ये वाला कॉलम अगर की नहीं है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं आई है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? दिस इज द सोल्यूशन कि हम टीचर और कोर्स का टेबल सेपरेट बना देंगे। ओके, और क्योंकि हमने कंबाइन करना है इसको उसके साथ, तो हम कोर्स का एक सेपरेट टेबल भी बना लेंगे। ओके, सो अगर इस तरीके से हम प्रॉपर्ली टेबल्स को अरेंज कर लेते हैं तो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में भी क्या करेंगे? फर्स्ट इसका प्रीरेक्विजिट यही है कि इससे प्रीवियस बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए पहले तो। ओके, और नेक्स्ट कंडीशन अब ये है कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज हैं वो खत्म कर देंगे तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आएंगे। अब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? इट्स जस्ट लाइक एक कॉलम अगर किसी दूसरे कॉलम पे डिपेंड कर रहा है और उस कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही हैं सेम, तो हम क्या कहेंगे? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी अकर हो गई। और उसको इस तरीके से लिखते हैं, सपोज A then 2 times arrow and then B, इट्स मीन B मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंट ऑन A।
ये एक टेबल आप लोगों के सामने। अब ये जो टेबल है ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर डिपेंडेंसीज की बात करें तो वो कौन सी हैं कि हॉबी जो है वो भी डिपेंड कर रही है स्टूडेंट पे, ओके, और मेजर जो है वो भी डिपेंड कर रही है स्टूडेंट पे, ओके, और कंबाइंड तो वो प्राइमरी कीज हैं ये, ठीक है। लेकिन जो डिपेंड कर रही है स्टूडेंट में ज़रा चेक करें क्या मल्टी वैल्यूज आ रही है कि नहीं, सेम आ रही है ना, ठीक है। जैसे 100 का है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है, 100 है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन भी हम न्यू टेबल्स बना के करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, लेट्स चेक इट आउट। अब क्योंकि ये दोनों ही डिपेंड कर रहे थे स्टूडेंट पे, और स्टूडेंट में वैल्यूज पड़ी हुई थी मल्टीपल, स्टूडेंट और मेजर का एक टेबल बना लिया और स्टूडेंट और हॉबी का एक टेबल बना लिया, और आफ्टर दैट ये स्टूडेंट का जो हमने टेबल बनाया, ठीक है, जिसमें जो प्राइमरी की पड़ी होगी दैट इज स्टूडेंट, ओके। अब इसमें ज़रा चेक करें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो डुप्लीकेट नहीं है, अब वो सिंगल वैल्यूज हैं, 100 भी एक दफ़ा है, 100 भी एक दफ़ा है, सो ऑन। सो अब ये हमारे पास टेबल्स जो हैं किस फॉर्म में है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है। लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ अगर आते हैं तो क्विकली, एक तो ये कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए पहले, और द सेकेंडली इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज आर रिलेटेड। एट्रीब्यूट्स होते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज के, ठीक है, वो रिलेटेड भी होते हैं और उनको सेम टेबल में होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक अगर ये एक टेबल है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट और कंपनी दोनों हमारे पास डिपेंड कर रही हैं सेलर पे, ओके, और सेलर में जो वैल्यूज़ है पहले तो उसी तरीके से हम जिस तरीके से सोल्यूशन निकाला था फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में वही काम करेंगे। अगर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म वाला काम करते हैं तो उसका सोल्यूशन यहाँ तक निकलता है कि सेलर और कंपनी का टेबल, ओके, और सेलर और प्रोडक्ट का टेबल, ये 2 टेबल्स हमने बना लिए, ठीक है, और इन दोनों को रिलेट किया किसके साथ, सेलर के साथ। हमारे पास इस केस में प्रोडक्ट और कंपनी, ठीक है, ये भी डिपेंडेंट तो नहीं थे आपस में, ठीक है, लेकिन रिलेट कर रहे थे, तो हमें इन दोनों को भी सेम टेबल में होना चाहिए था। और उसका भी सोल्यूशन ये निकालेंगे कि हम क्या करते हैं, कंपनी और प्रोडक्ट, अब ये कंपनी और प्रोडक्ट का टेबल भी हमने बना लिया जिसमें ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनका रिलेशन बना लिया प्रोडक्ट और कंपनी अलग-अलग से एक टेबल के थ्रू बाकियों के साथ। तो फाइनली अब हमारे पास ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में भी आ चुका है। सो जो आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में मेन चीज़ें जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कब होती है, जब नो रिपीटिंग ग्रुप्स अकर्स। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कब होगी, जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर देंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब होगी, जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे। बाइस्कोड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, जब ऑल डिटर्मिनेंट्स सुपर कीज ही होंगे। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कब आएंगे, जब मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीज आर रिलेटेड, वो रिलेटेड होते हैं और सेम टेबल में होते हैं। सो अब क्विकली जो है ना हम ओरेकल के आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। ओरेकल के आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो हमारे पास जब भी हमने एक्सेस करवानी हो डेटाबेस को, एक फुल फ्लेज प्रोसेस के थ्रू एक्सेस होती है, या हमने रिट्रीव भी करवाना हो डेटा, किस फॉर्म में, सबसे पहले यूज़र प्रोसेस क्रिएट होता है, उसके बाद सर्वर प्रोसेस की तरफ आते हैं हम, ठीक है। जैसे ही सर्वर प्रोसेस क्रिएट होता है वो PGA मेमोरी एक एलोकेट हो जाती है, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, और आफ्टर दैट हम आ जाते हैं किसकी तरफ, अब ये इंस्टेंस की तरफ, मेमोरी एलोकेशंस की तरफ आ जाते हैं हम। ओरेकल 12c से पहले एक इंस्टेंस क्रिएट होता था और उसके थ्रू हम एक ही डेटाबेस तक एक्सेस होती थी, ओके। लेकिन 12c से और उसके बाद में जो वर्जन्स आ रहे हैं ओरेकल की, उसमें क्या हमारे पास ऑप्शन है कि एक ही इंस्टेंस क्रिएट करके मल्टीपल डेटाबेसेस तक एक्सेस मिल जाती है, ओके। सो अगर हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, अब इंस्टेंस जो है मेमोरी स्ट्रक्चर में होता है और जिसमें आपके पास SGA सिस्टम ग्लोबल एरिया जो है वो अलॉट हो जाता है, ओके। और SGA के अंदर शेयर्ड पूल भी होता है, शेयर्ड पूल में हमारे पास लाइब्रेरी कैशे और डाटा डिक्शनरी कैशे होती है, मोस्ट रिसेंटली क्यूरीज इसमें पड़ी होती हैं, डेटाबेस बफर कैशे, रीडू लॉग बफर, जावा पूल, लार्ज पूल, ये भी हमारे सामने ये भी यूज़ हो रहा होता है इनमें मेमोरी स्ट्रक्चर्स में। और इससे नीचे जो ओवल सिंबल्स में येलो नज़र आ रहे हैं ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं, जस्ट लाइक प्रोसेस मॉनिटरिंग, सिस्टम मॉनिटरिंग, डेटाबेस राइटर, लॉग राइटर, चेक पॉइंट एंड सो ऑन, ठीक है। ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं जो साथ साथ रन कर रहे होते हैं बैक पे। अब ये मेमोरी स्ट्रक्चर के बाद वही इंस्टेंस जो है आपको एक्सेस दे देता है कहाँ तक, आपकी डेटाबेसेस तक, ओके। अब नीचे वाले पोर्शन में आ जाए डेटाबेसेस में। अब ये डेटाबेसेस में जब एक्सेस आ गई तो हमारे पास डेटाबेसेस में मेनली 3 तरह की फाइल्स होती हैं, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स,
ठीक है, और मेन जो डेटा पड़ा होता है वो डेटा फाइल्स में पड़ा होता है, ठीक है। और उसके अलावा लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो हमारे पास पैरामीटर फाइल्स भी होती हैं और पासवर्ड फाइल्स भी होती हैं, आर्चिव लॉग फाइल्स भी पड़ी होती हैं। गॉट इट? सो ये आपके पास एक ओरेकल का कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उसका आर्किटेक्चर था, ठीक है, इजीली समझने के लिए। ठीक है, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा टाइम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज कवर अप कर लिए डेटाबेसेस के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, नाउ आफ्टर दिस वीडियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो क्लास है, आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली नेटवर्किंग के हवाले से है कि नेटवर्किंग के अंदर मीन के जो आपका एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ आप लोग को चीज़ें जो है वो समझाऊंगा, ठीक है। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे जो नेटवर्क की बेसिक डेफिनेशन है वहाँ से लेकर हम थोड़े से एडवांस टॉपिक्स की तरफ से जो है वो जाएंगे। जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है उसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज़ आते हैं, जिसमें आप लोगों से जो बेसिक चीज़ें हैं उसके मुतालिक जो है वो पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सारी चीज़ों को जो है वो मैं कवर कर लूँ। जो पास्ट के डिफरेंट पेपर्स हो गए हैं तो उनसे भी मैं आप लोग को जो है वो डिटेल आप लोग को समझाऊंगा कि इसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर हम नेटवर्क को देख ले तो नेटवर्क को हम कुछ इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नेटवर्क बेसिकली क्या है कि जब डिफरेंट डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर ले, सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। मीन के वो दो डिवाइस भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा डिवाइसेस भी हो सकते हैं। सो ये एक बेसिक डिफिनीशन था नेटवर्किंग के अंदर। अच्छा, अब नेटवर्क का तो सिंपल सा डिफिनीशन हमने पढ़ लिया, पर बेसिकली नेटवर्क क्या है, ये एक कम्प्लेक्स चीज़ है। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें जो है वो काम करती हैं। तो स्टार्ट में साइंटिस्ट ने फिर क्या कर लिया कि उसके लिए एक प्रोटोकॉल स्टैक बना दिया। उन्हीं प्रोटोकॉल स्टैक के ज़रिए क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो है होते हैं वो आपस में अपनी अपनी फंक्शनलिटीज़ जो है वो फुलफ़िल करती है और इसी तरह एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक वही डेटा या मैसेज जो है वो पहुंच जाता है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो डिफरेंट मॉडल्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट मॉडल इज़ कॉल्ड OSI रेफरेंस मॉडल या OSI रेफरेंस आर्किटेक्चर मॉडल एंड द अदर इज़ कॉल्ड TCP/IP मॉडल। ये बेसिकली दो मॉडल्स है। तो हमारे पास ये जो दो मॉडल्स है इसी के बलबूते पे एंटायर कम्युनिकेशन जो है वो होती है। जो पहला मॉडल है OSI रेफरेंस मॉडल या OSI रेफरेंस आर्किटेक्चर मॉडल, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल क्या होता है कि ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है। इसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें बताया जाता है कि बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो नेसेसरी है। हमारे पास अगर दो डिवाइस हैं, डिवाइस ए और डिवाइस बी, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिकली हमें OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर बता दिया जाता है। जबकि TCP/IP मॉडल क्या है, ये एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। इसके अंदर प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया गया है कि बेसिकली ये प्रोटोकॉल ये काम करेंगे और इसी तरह कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी। OSI रेफरेंस मॉडल जो है उसके अंदर बेसिकली 7 लेयर्स है, 7 सब लेयर्स है, ठीक है। और उन्हीं लेयर्स की वजह से जो है वो एक पार्टिकुलर डिवाइस से लेकर दूसरे पार्टिकुलर डिवाइस तक जो है वो डेटा भेजा जाता है। जबकि TCP/IP मॉडल जो है वो हमारे पास बेसिकली 4 डिफरेंट सब लेयर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल्स है और प्रोटोकॉल्स वही काम करते हैं जो कि OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर उसको बताए गए हैं। अब अगर हम OSI रेफरेंस मॉडल को देख ले तो OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर बेसिकली जो 7 लेयर्स है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, फिज़िकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर हमारे पास सेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर है और फिर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। तो ये आप किसी भी बुक में पढ़ ले, किसी भी जगह पे देख ले तो हमारे पास यही 7 लेयर्स होंगे और इसी तरतीब ही से होंगे।
तो जो सोर्स लेयर है वो बेसिकली हमारे पास, जो सोर्स डिवाइस है वो बेसिकली हमारे पास लेयर नंबर 7 से अपना काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो लेयर नंबर 7 जो हमारे पास है वो बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है कि जो सोर्स डिवाइस है, सोर्स डिवाइस जो जो काम करेगा एप्लीकेशन लेयर पे, तो एग्जैक्टली उसका अपोजिट काम डेस्टिनेशन साइट पे वही डिवाइस ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जो जो प्रोटोकॉल सोर्स साइट पे यूज़ होंगे, एग्जैक्टली वही प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन साइट पे भी यूज़ होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स साइट पे देख लें, सोर्स साइट जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए डेटा ट्रांसमिट करेगा, तो डेस्टिनेशन साइट पे भी एग्जैक्टली वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोर्स साइट व्हाट्सएप के ज़रिए डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो डेस्टिनेशन साइट पे भी डेस्टिनेशन के पास वही व्हाट्सएप होना चाहिए, ठीक है। या इसके अलावा जो जो प्रोटोकॉल सोर्स साइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वही एग्जैक्टली वही प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन साइट पे भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो जो प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, HTTP है, FTP वगैरह, इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये सारे हमारे पास क्या है, वही प्रोटोकॉल्स हमारे पास डेस्टिनेशन साइट पे भी होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर है, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे बेसिकली डेटा के फॉर्मेट को चेक किया जाता है कि आइदर जो सोर्स डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उसका फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट डेटा है, ऑडियो डेटा है, वीडियो डेटा है, इमेजेस है, ठीक है। इमेज का मीन कि उन्हीं फाइल्स का या उसी डेटा का फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेट को चेक किया जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी की भी कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी यहाँ पे भी हो जाती है। इंक्रिप्शन हो जाती है सोर्स साइट पे, तो उसका अपोजिट डेस्टिनेशन पे होगा, उसकी डिक्रिप्शन होगी। अगर इसी तरह कंप्रेशन डिकम्प्रेशन मीन कि जो सोर्स साइट पे जो जो चीज़ें परफॉर्म होगी, तो उसके अगेंस्ट डेस्टिनेशन साइट पे उसके अगेंस्ट वही चीज़ें जो है वो भी परफॉर्म होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स साइट पे अगर प्रेजेंटेशन लेयर में कंप्रेशन परफॉर्म हुआ है, तो वो वहाँ पे डिकम्प्रेस होगा ताकि फ़ाइल को जो है वो हासिल किया जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, सेशन लेयर का नंबर आता है। तो सेशन लेयर बेसिकली क्या है, इट इज़ अ गेटवे बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बेसिकली जो प्रेजेंटेशन लेयर है और जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, ये दोनों बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये सारे काम करते हैं। फिर अब क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वही डेटा अब ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ आएगा। तो सेशन लेयर क्या करेगा कि सेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर से डेटा उठा के ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही काम करता है, तो उसी के पास डेटा ट्रांसमिट कर लेगा, ठीक है। तो सेशन लेयर का काम क्या होगा, ये 3 काम परफॉर्म करेगा। सबसे पहले सेशन को क्रिएट करना, ठीक है। सेशन क्रिएट हो गया बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर उसके बाद डेटा की ट्रांसमिशन है कि सोर्स साइट से या प्रेजेंटेशन लेयर से वही डेटा उठा के अब ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले करना, और फिर उसके बाद उसी सेशन को टर्मिनेट करना। तो ये बेसिकली हमारे पास OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर ये लेयर नंबर 7 जो कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, लेयर नंबर 6 जो कि हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है, और लेयर नंबर 5 जो कि हमारे पास सेशन लेयर है, ये 3 लेयर्स हो गए। जबकि TCP/IP मॉडल के अंदर इसको एज अ सिंगल लेयर डील किया जाता है, ठीक है। और TCP/IP मॉडल के अंदर उसके जितने भी प्रोटोकॉल्स है, जैसे HTTP हो गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस तरह के जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो इन्हीं 3 लेयर्स के अंदर ही यूज़ होते हैं, चाहे वो सोर्स साइट पे हो या चाहे वो डेस्टिनेशन साइट पे हो। अच्छा, अब डेटा पहुंच गया है ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो कि बेसिकली लेयर नंबर 4 है OSI रेफरेंस मॉडल का। OSI रेफरेंस मॉडल का लेयर नंबर 4 है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली डेटा के छोटे पार्ट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास एंटायर डेटा है, एंटायर डेटा को सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर एक पार्ट को फिर चंक कहते हैं, ठीक है। सो डेटा के मल्टीपल चंक्स बना दिए जाते हैं, और चंक के साथ फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अटैच किया जाता है, जिसको बेसिकली फिर वो बन जाता है हमारे पास एक सेगमेंट। सो सेगमेंट अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाए कि सेगमेंट किस लेयर के अंदर काम करता है, तो आप लोग आसानी के साथ उसको बता सकते हैं कि ये लेयर नंबर 4 या ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करता है।
अच्छा, अगर हम टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर देख ले तो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर भी हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के दो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, वन इज़ कॉल्ड टीसीपी एंड द अदर इज़ कॉल्ड यूडीपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी स्टैंड फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अच्छा, अब जितनी भी कम्युनिकेशंस होगी नेटवर्क के ऊपर, जितने भी कम्युनिकेशंस होगी, तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स में से एक प्रोटोकॉल लाजमी यूज़ होगा। ये दोनों प्रोटोकॉल इकट्ठे यूज़ नहीं हो सकते। इन दोनों प्रोटोकॉल्स में से कोई एक प्रोटोकॉल जो होगा वो लाजमी यूज़ होगा। आइदर टीसीपी प्रोटोकॉल या टीसीपी यूज़ होगा या यूडीपी यूज़ होगा। अब वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, रियल टाइम में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप के ऊपर कॉल हो रहा है, ऑडियो वीडियो कॉल हो रहा है, फेसबुक के ऊपर ऑडियो वीडियो कॉल हो रहा है, या हम लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो वहाँ पे यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई एक आध पैकेट जो है वो लॉस भी हो जाए तो उससे कम्युनिकेशन के ऊपर कोई असर नहीं होता। पर अगर कोई ऐसी कम्युनिकेशन है जहाँ पे अगर कोई एक भी पैकेट लॉस हो जाए तो वो दोबारा रीट्रांसमिट होगा, तो वहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है। ठीक है, तो मैं अगेन आप लोग को बता दूं कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि बेसिकली डेटा के छोटे पार्ट्स बना दिए जाते हैं जिनको चंक्स बोलते हैं, और चंक के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अटैच करके आइदर टीसीपी का या यूडीपी का हेडर अटैच करके उससे एक सेगमेंट बन जाता है। और वही सेगमेंट फिर सोर्स साइड पे क्या होगा कि वो नेटवर्क लेयर के हवाले कर दिया जाता है। नेटवर्क लेयर बेसिकली क्या है, नेटवर्क लेयर हमारे पास इसके अंदर पैकेट्स काम करते हैं। पैकेट्स बेसिकली क्या है, पैकेट बेसिकली क्या होता है, पैकेट जैसे ही सेगमेंट नेटवर्क लेयर के हवाले कर दिया जाता है तो उसके साथ नेटवर्क लेयर का हेडर अटैच कर दिया जाता है। नेटवर्क लेयर का जो बेसिक प्रोटोकॉल है दैट इज़ कॉल्ड आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के करंटली हमारे पास दो वर्जन्स यूज़ हो रहे हैं, वन इज़ कॉल्ड IPv4 एंड IPv6। ये दोनों हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली नेटवर्क लेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पाथ डिफ़ाइन होता है कि किस पार्टिकुलर पाथ ही के ज़रिए डेटा ट्रांसमिट होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और किन किन राउटर से होके ये डेटा जो है वो सोर्स साइड से डेस्टिनेशन साइड पे पहुंचेगा। सो बेसिकली अगर IPv4 यूज़ हो रहा है तो IPv4 के अंदर बेसिकली क्या है कि उसका साइज़ 32 बिट का है, जबकि IPv6 का साइज़ 128 बिट का है। तो आप लोगों से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल का नाम क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि किस पार्टिकुलर लेयर में पाथ जो है वो डिफ़ाइन किए जाते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो आप लोग कह सकते हैं कि नेटवर्क लेयर के अंदर बेसिकली ये सारा काम होता है। या फॉर एग्जांपल आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि IPv4 का साइज़ क्या है, तो वो बेसिकली 32 बिट का है। या आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि IPv6 का साइज़ क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं कि वो 128 बिट्स का है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि IPv4 के अंदर कितने क्लासेस है, IP एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास कितने क्लासेस, तो आप लोग कह सकते हैं कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अलग सा टॉपिक है जो कि बेसिकली यहाँ पे हम IP एड्रेसेस को जो है डिस्कस करते हैं। पाथ सिलेक्शन इसके अंदर होती है, इसके अंदर बेसिकली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सारे की सारी चीज़ें डिफरेंट राउटर से होके डेटा जो है वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। और ये बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क के का लेयर है। यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क के डिवाइसेस को जो है वो डील किया जा सकता है, जैसे हमारे पास राउटर्स वगैरह वो हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये पैकेट्स जो है वो सेंड किए जाते हैं सोर्स साइड से वो डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या हो, डेटा लिंक लेयर में बेसिकली ये होता है कि जब उसको पैकेट मिल जाता है तो उसके साथ डेटा लिंक लेयर का हेडर अटैच किया जाता है। ठीक है, जिसको बेसिकली फ्रेम बोलते हैं। डेटा लिंक लेयर के अंदर बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क के डिवाइसेस जो है उसके साथ डील किया जाता है। जितने भी हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के डिवाइसेस है, जैसे स्विच हो गया
या हब हो गया, ठीक है, ब्रिजेस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क के डिवाइस है और यहाँ पे उसके साथ जो है वो डील किया जाता है। फिर फ्रेम के बाद ये डेटा जो है वो बिट्स के फॉर्मेट में या सिग्नल्स के फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल लेयर वो कन्वर्ट किए जाते हैं कि आइदर फॉर एग्जांपल वायरलेस मीडियम लगा हुआ है या वायर्ड मीडियम लगा हुआ है, और फिज़िकल लेयर के थ्रू ये डेटा ट्रांसमिट होकर डेस्टिनेशन की तरफ चला जाता है। डेस्टिनेशन लेयर पे क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। फिज़िकल लेयर के थ्रू उसको डेटा मिल जाएगा, फिर वही डेटा जो वही सिग्नल्स या वही जो बिट्स होंगे उसको फिर फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ पे फ्रेम को चेक किया जाता है कि आइदर इसके अंदर जो पार्टिकुलर मैक एड्रेस, ठीक है, नेटवर्क लेयर के अंदर मैक एड्रेस को डील किया जाता है जिसको फिज़िकल एड्रेस भी बोलते हैं, जबकि डेटा लिंक लेयर के अंदर मैक एड्रेस को डील किया जाता है जिसको फिज़िकल एड्रेस बोलते हैं। जबकि नेटवर्क लेयर के अंदर बेसिकली लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस को डील किया जाता है। मैं अगेन दोबारा आप लोगों को बता दूं कि जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर में बेसिकली फ़िज़िकल एड्रेस को चेक किया जाता है जिसको मैक एड्रेस भी बोलते हैं, जबकि नेटवर्क लेयर के अंदर बेसिकली लॉजिकल एड्रेस को या आईपी एड्रेस को डील किया जाता है। मैक एड्रेस चेक किया जाता है, उसका फ्रेम चेक किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर के पास पैकेट ट्रांसमिट किया जाता है। नेटवर्क लेयर वहाँ पे लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस को चेक करते हैं, अगर वो सही है तो उससे उसका हेडर रिमूव करके फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर वहाँ पे चेक करता है कि आइदर डेटा जो है वो सेफली पहुंचा है या नहीं। अगर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है और कोई पैकेट लॉस हुआ है तो वहाँ पे दोबारा रीट्रांसमिशन होगी। फिर उसके बाद सेगमेंट से चंक्स बना दिए जाते हैं, सारे चंक्स को कंबाइन करके फिर वही पूरा डेटा बना दिया जाता है। थ्रू सेशन लेयर वो प्रेजेंटेशन लेयर के हवाले कर दिया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर में वहाँ पे उसका फॉर्मेट चेक किया जाता है, अगर एनक्रिप्ट है तो डिक्रिप्ट किया जाता है, अगर कंप्रेस्ड है तो डिकम्प्रेस्ड किया जाता है, और फिर इसी तरह वो एप्लीकेशन लेयर के हवाले कर दिया जाता है और वहाँ पे उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर उसी डेटा को चेक किया जाता है। तो ये एक ओवरव्यू था एंटायर नेटवर्किंग का कि 15 मिनट्स के अंदर मैंने उसको थोड़ा बहुत आप लोग को समझाना था, तो मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोग को उसी तरीके से मैं समझा सकूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। अब हम नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ, जो हमारे लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, मोहम्मद अजीम। तो फाइनली अब हम उनसे सीखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। Assalamualaikum viewers, I am Mohammad Azim and I'll briefly explain you basic concepts in object oriented programming. तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक टेक्निक है प्रोग्राम लिखने की, एक मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो अब हम इसमें बेसिकली करते क्या है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो रियल वर्ड मॉडलिंग है एक्चुअली। अगर आप देखें हम जो प्रोग्राम करते हैं वो किसी न किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंटिटी से क्या मुराद है, जो भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेट्स से एक स्टूडेंट है, एक फैन है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंटिटी है। आप याद रखिए कि एंटिटी, हर एंटिटी जो है उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं। लेट्स से हम एक स्टूडेंट की बात करें तो उसका नेम, उसकी एज, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका सीजीपी, ये वो चीज़ें जो एक स्टूडेंट को डिफाइन करती हैं। उसके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, लाइक वो कोर्स ड्रॉप कर सकता है, कोर्स को वो रजिस्टर कर सकता है, तो इसके बिहेवियर्स हैं। तो इसी तरह लेट्स से अगर हम फैन की बात करें तो उसकी प्राइस है, उसका वेट है, उसका कलर है, तो ये वो चीज़ें हैं जो फैन को डिफाइन करती हैं, तो हम कहते हैं ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एंड इसके बिहेवियर में क्या हो सकता है कि इट कैन रोटेट, सो रोटेशन इज अ बिहेवियर ऑफ अ फैन। अब अगर आप देखें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो वो बेसिकली दो चीज़ों के लिए घूमती है, दो इसमें जो बेस कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो क्लास है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, पहला कॉन्सेप्ट क्लास है, और दूसरी चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्लास बेसिकली ऐसे ही है जैसे आपके पास कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर्स है, तो वो सिर्फ जो है वो इंटीजर जो डेटा टाइप है वो इंट वैल्यू स्टोर कर सकती है। लेकिन क्लास जो है ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। लेट्स से अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये इसको होल्ड कर सकता है, और उसके जितने भी एक्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं, ये इसको रिप्रेजेंट कर सकती है क्लास। तो बेसिकली हम कहते हैं क्लास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, ये इंस्टेंसेस हैं क्लास के। लेट्स से एक स्टूडेंट की क्लास है तो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं उस क्लास के, लेट्स से हम कहते हैं जी अली है, उस्मान है, अहमद है, तो ये सारे के सारे हमारे पास उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं।
अब जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म है, ये बेसिकली 4 पिलर्स के ऊपर जो है वो सारा का सारा स्टैंड कर रहा है। तो आपको जैसे यहाँ पे देखें, आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले जो है, जो फर्स्ट पिलर ऑफ द इज एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड वन इज एनकैप्सुलेशन, थर्ड वन इज इनहेरिटेंस एंड फोर्थ वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइए हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन। तो बच्चों एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है कि हम कहते हैं कि जो हमारा यूजर है, जो कि यूजर ऑफ द सिस्टम है, हम उसको सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स ही प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी अननेसेसरी चीज़ होती हैं हम उनसे हाइड कर लेते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा। लेट्स से हम एक गाड़ी की बात करते हैं, तो जो गाड़ी है ये कैसे चल रही है और इसके अंदर कौन से मैकेनिज्म जो हैं वो रन कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं होता। हमें एक इंटरफेस दिया जाता है कि जी लेट्स से ये गियर है, ये क्लच है, आपने यहाँ से इसको कंट्रोल करना है। इंटरनल उसकी जो वर्किंग है वो ज़ाहिर है यूज़र का उसके साथ कंसर्न नहीं है, उसने तो अपना काम लेना सिस्टम से, तो वो हम एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली ये है कि हम जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं वो यूज़र से हाइड कर लेंगे, ठीक है, और सिर्फ उसको जो नेसेसरी, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, सिर्फ उसी को जो यूज़र है उसको हम वही चीज़ें जो है वो शो करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या है कि आपके पास जो क्लास है, हम क्या करते हैं कि उसमें जो डेटा है और डेटा के ऊपर परफॉर्म होने वाले जो फंक्शंस हैं, हम उनको एक ही जगह बाइंड कर देते हैं, एक ही जगह कपलिंग उनके कर देते हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन है। अगर ये देखें आपके सामने एक स्टूडेंट की एक सैंपल क्लास नजर आ रही है, अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट क्लास है और इसके अंदर कुछ इसके बिहेवियर्स हैं, ठीक है, जैसे इसका नेम है, एज, हाइट एंड देन लेट्स से सीजीपी है इसका, और इसी तरह जो इसके बिहेवियर्स हैं, जो इसके एक्शंस हैं, लेट्स से रजिस्टर कोर्स, ड्रॉप कोर्स। तो ये बेसिकली आप क्लास है। अब देखिए ये डेटा मेंबर्स हैं जो बेसिकली एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये उसके ऊपर परफॉर्म वाले एक्शन, हमने दोनों चीज़ों को एक ही क्लास के अंदर बाइंड कर दिया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज इनकैप्सुलेशन। ओके, तो थर्ड कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं? इनहेरिटेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कोड को रीयूजेबल कर सकें, हमें एक ही कोड बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास एक डॉक्टर की क्लास है, एक स्टूडेंट की क्लास है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन होंगी। लेट्स से डॉक्टर का भी एक नेम है, स्टूडेंट का भी एक नेम है, डॉक्टर का भी एड्रेस है, स्टूडेंट का भी एड्रेस है, डॉक्टर का फ़ोन नंबर है, स्टूडेंट का भी फ़ोन नंबर है। तो हम दोनों जब ये दोनों क्लासेस लिखेंगे तो दोनों में बार बार लिखने से, लेट्स से जैसे आपने दोनों क्लासेस देखी नजर आ रही है, स्टूडेंट की क्लास और ये डॉक्टर की क्लास है, दोनों में ये तीन एट्रीब्यूट्स लेट्स से अभी हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं ये कॉमन है। तो हम क्यों ना एक अलग क्लास बना लें और उसमें ये तीनों लिख दें, ये तीनों एट्रीब्यूट्स उसमें लिख दें, और ये दोनों क्लासेस जो हैं वो इसी डेटा को रीयूज करें। सो दिस इज बेसिकली एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो हमारे पास रियल लाइफ में जैसे हम इनहेरिट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, तो ऐसी ही क्लास जो है वो अपनी पेरेंट क्लास इनहेरिट कर रही होती है। जिस क्लास से इनहेरिट हो रहा होता है उसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं, उसको हम जो है वो बेस क्लास भी कहते हैं, उसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है उसको हम चाइल्ड क्लास भी कह रहे होते हैं, उसको हम ड्राइव्ड क्लास भी कह रहे होते हैं, उसको हम सब क्लास भी कह रहे होते हैं। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है वो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो 5 जो है वो टाइप्स हैं। सबसे पहले आप देखें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ जैसे नजर आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, देन वी हैव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, देन वी हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन वी हैव हेरेडिकल इनहेरिटेंस, देन वी हैव हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की। तो जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, तो एक आपके पास पेरेंट क्लास होती है और एक ही उसका जो है वो चाइल्ड क्लास होती है। तो हम इसको कहते हैं ये सिंगल लेवल है। देखिए एक ही लेवल है ना, जैसे हमारे पास जनरेशन होती है ह्यूमंस में, तो एक बाप है और एक उसका बेटा, ये बेसिकली एक ही जनरेशन है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, उसकी एक पेरेंट और उसी का एक चाइल्ड क्लास, दिस इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और अगर हमारे पास एक ये लेट्स से ए क्लास है और इस क्लास से बी इनहेरिट कर रही है और बी से सी इनहेरिट कर रही है, यानी कि बी जो है वो एज ए चाइल्ड भी एक्ट कर रहा है, एज ए पेरेंट भी एक्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लेट्स से आपके दादाजी हैं और उनसे इनहेरिट किया आपके फादर ने और आपके फादर से इनहेरिट किया आपने। तो बेसिकली जब 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स हो जाएंगे, एक क्लास उससे बी इनहेरिट कर रही है, बी से सी इनहेरिट कर रही है, सी से डी इनहेरिट कर रही है, हम कहते हैं हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। उसके बाद आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, आपके पास किसी क्लास के मोर देन 1 पेरेंट क्लासेस होती हैं, यानी कि लेट्स से ए क्लास और बी क्लास है, इन दोनों क्लासेस से आपके पास ये सी क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है, इसको हम कहते हैं ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे व्यूअर्स याद नोट करने वाली बात है कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ये एडवांस लैंग्वेजेस में अब अलाउड नहीं है।
अब C++ में तो ये अलाउड है, लेकिन आपके पास जितनी लेट से जावा की अगर हम बात करें तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से आपके पास एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम, वो अकर होती है। वो बेसिकली है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स आप कहते हैं A क्लास है और एक B क्लास है, ठीक है, और इसे इनहेरिट कर दे C क्लास। हम कहते हैं इसमें एक फंक्शन है ऐड और इसमें भी एक फंक्शन है ऐड, ज़्यादा दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं तो दोनों में ऐड फंक्शन हो सकता है। अब इन दोनों से इनहेरिट कर लिया इस C क्लास में। अब जब C क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो इस ऐड को कॉल करेगा तो ये वाला कॉल होगा या ये वाला कॉल होगा, इस चीज़ का कोई डिसीजन नहीं हो सकता। यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है और इसीलिए हम कहते हैं ये अब यहाँ पे अनडिसाइडेबल है कि ये वाला हमें कॉल करना है या हमें ये वाला कॉल करना है, क्योंकि इसके पास तो दोनों ही मौजूद हैं, दोनों कॉपीज हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। इसीलिए जावा ने या जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं उन सब ने मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो खत्म कर दिया है और उसकी जगह इंटरफेसेस आ चुके हैं, ठीक है। एनीवेज उसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या है कि आपके पास जैसा आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है एक पेरेंट क्लास है और उसके मल्टीपल चाइल्ड है। लेट्स से A है, इसका B जो है वो चाइल्ड है, इसका C चाइल्ड है, इसका D चाइल्ड है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। और उसके बाद हाइब्रिड जो है ये बेसिकली आपके पास मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है, यानी उसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो रही होती है और उसमें हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी हो रही होती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या है कि आप ऐसे समझ लें कि आपके पास एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट बिहेवियर हो, हम कहते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म है बेसिकली ना। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म की आपके पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरी चीज़ को हम कहते हैं, दूसरी टाइप को हम कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है और जो आपके पास डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इसी तरह इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं और इसको हम लोग लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। इसकी रीज़न क्या है, बेसिकली ये फंक्शंस के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग है और इसी तरह डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास फंक्शन ओवरराइडिंग है। अब बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग दोनों का जो लिंक है वो फंक्शंस के साथ है। अब देखिए रन टाइम पे कौन से फंक्शन में कॉल होना है, अगर तो वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, ये अर्ली बाइंडिंग है, ठीक है, या इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। और अगर जिस फंक्शन में कॉल होना है वो डिसाइड हो रहा है रन टाइम के ऊपर तो हम कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है, या इसको हम लेट बाइंडिंग भी कह रहे हैं या फिर हम इसी को जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह रहे हैं। अब आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग मींस हाउ टू इंप्लीमेंट स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो फंक्शन ओवरलोडिंग है बेसिकली ये क्या है, आपके पास एक क्लास है जिसके अंदर मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट है, ठीक है। लेट्स से ये आप देखें हमारे पास जो है ना एक लेट्स से क्लास है अरिथमेटिक ऑपरेशंस की और इसके अंदर जो है वो ऐड मेथड दो दफा आ रहा है। जो पहला मेथड ऐड है ये 2 पैरामीटर्स ले रहा है, जो दूसरा मेथड ऐड है ये 3 पैरामीटर्स ले रहा है। अब देखिए दोनों मेथड सेम नाम है, दोनों का एक ही क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। यहाँ पे याद है जरूरी नहीं 2 फंक्शन हो सकते हैं, फंक्शन 10, 15, 20 भी हो सकते हैं, बट फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए लाजमी है कि उन सब का नाम सेम होना चाहिए और उनकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। बच्चों अगर उसकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट नहीं है तो फिर वो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, बल्कि वो एक कंपाइल टाइम एरर है। ज़ाहिर है आपका कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप इन दोनों में से कौन से वाले को कॉल करना है, ठीक है। अब तो फंक्शन ओवरलोडिंग करने के लिए आप फंक्शन को 3 तरीकों से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका आपके सामने है कि आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स को चेंज कर दें। दूसरा तरीका है आप टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स को चेंज कर दें। लेट्स से दोनों फंक्शन में 2 पैरामीटर हैं लेकिन एक में दोनों इंटीजर टाइप के हैं, दूसरे में दोनों फ्लोट टाइप के हैं, ठीक है। तो तीसरा मेथड आपके पास है कि ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर जो है आप वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से दोनों में एक इंट और एक फ्लोट है, 2 मेथड है ऐड, दोनों एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का पैरामीटर लेते हैं। लेकिन जो पहले वाला मेथड ऐड है इसमें अगर आप देखें तो पहले इंट वाला पैरामीटर आ रहा है फिर फ्लोट वाला आ रहा है, और दूसरे मेथड में पहले फ्लोट वाला आ रहा है, फ्लोट वाला पैरामीटर आ रहा है और दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो इंट वाला आ रहा है। तो आप 3 तरीकों से जो है वो फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रहे कि जो फंक्शन की रिटर्न टाइप है ये मैटर नहीं करती। आपने ये नहीं कहना कि मैं पैरामीटर लिस्ट सेम रख के तो मैं रिटर्न टाइप चेंज कर देता हूँ तो शायद ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग होगी, ऐसा नहीं है। रिटर्न टाइप डजंट मैटर इन फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आपने जरूर जो इसकी जो पैरामीटर लिस्ट है उसको चेंज करना है। तो ये आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग है। अब बच्चों लेट्स से आपके पास जैसे ये ऐड 2 मेथड्स आ रहे हैं, पहला मेथड जो है वो इंटीजर टाइप के पैरामीटर ले रहा है, दूसरा मेथड जो है वो फ्लोट टाइप के पैरामीटर ले रहा है। जब आप कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट इस क्लास को ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को आप कॉल करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप इंटीजर टाइप के पैरामीटर जो पास करेंगे तो ये पहले वाला कॉल हो जाएगा, अगर आप फ्लोट टाइप के पैरामीटर पास करेंगे तो फिर ये
सेकंड वाला कॉल हो जाएगा। तो अब ये जो डिसीजन है कौन से वाले में कॉल होना चाहिए, एक्चुअली हमारा कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है, इसलिए हम कहते हैं दिस इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरी चीज़ बच्चों हमारे पास जो है वो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग है। फंक्शन ओवरराइडिंग बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो बेस क्लास है यानी पेरेंट क्लास है उसके मेथड को चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है अगर वो क्लास ए क्लास जो है वो पेरेंट क्लास है, बी उसकी चाइल्ड क्लास है, तो ए के पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो बी इनहेरिट कर रहा होगा। ये जो इसके अंदर जो मेथड्स होंगे वो भी सारे के सारे यहाँ पे इनहेरिट हो रहे होंगे। तो अब अगर हम चाह रहे हैं कि जो ऊपर से मेथड आ रहा है उसकी डेफिनेशन को हम चेंज कर लें या हम एक्सटेंड कर लें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। याद रखें फंक्शन ओवरराइडिंग में फंक्शन का सिंटैक्स, उसके रिटर्न टाइप, उसके पैरामीटर लिस्ट, उसका नाम सेम रहता है, और हम उसमें जो है वो उसको रीडिफाइन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज फंक्शन ओवरराइडिंग। और लेट्स से हमारे पास एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास है, जैसे आपको आपके सामने नजर भी आ रहा है। तो ये जो पेरेंट क्लास का मेथड है ये चाइल्ड क्लास में बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होगा, लेकिन यहाँ पे आके हमने इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया। अब जब भी आप लेट्स से कॉल करेंगे इस मेथड को, अब लेट्स से वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली ये इसी चीज़ पे मेनली डिपेंड करेगा। तो अगर आपने इसको कॉल किया, अब ये वाला कॉल होगा जो ऊपर से इनहेरिट हो रहा है, ये वाला कॉल होगा, तो ये डिसीजन आपका जो है वो रन टाइम पे होता है, ये जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये लेट बाइंडिंग है, या इसको हम कहते हैं ये जो है वो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए यहाँ पे जो बेस कॉन्सेप्ट और भी चीज़ है इनहेरिटेंस के अंदर जो है वो मोड ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे पास 3 मोड्स हैं इनहेरिटेंस के, जैसे आपको नजर आ रहा है, पहला हमारे पास है पब्लिक, दूसरा हमारे पास है प्राइवेट, तीसरा हमारे पास है प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक में बेसिकली क्या है, लेट्स से हम एक ऊपर स्टूडेंट क्लास है, इसमें हमने ये नेम डिफाइन किया है कि एक एट्रीब्यूट है नेम, और हम कह रहे हैं कि ये पब्लिक है। इट मींस अगर ये पब्लिक है तो ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना जो बनेगा वो उसको कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये पब्लिक है। और अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये सिर्फ इसी क्लास के जो मेथड्स हैं सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर इसको मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, इसका मतलब ये क्लास भी एक्सेस कर सकती है, इस क्लास के मेंबर फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं, और जितने भी इसके चाइल्ड क्लासेस होंगी वो सारी इसको एक्सेस कर सकती हैं। सो बेसिकली पब्लिक मींस एनीवन कैन एक्सेस, private means no one can access except this method of this class, and protected means this class and all child classes of this class can access this data member, can access this property. Okay? और तो ये था दोस्तों हमारे पास जो है वो बेसिक हमारे पास oops के कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और आप कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ जो है वो कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच। ओके नाउ, थैंक यू सो मच सर। आफ्टर दैट अब हम आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन डियर व्यूअर्स। तो अब मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने वंस अगेन। अब हम डिस्कस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स को। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम इसके क्लियर कर लेंगे। जस्ट लाइक फर्स्टली एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम्स जस्ट लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जस्ट लाइक आपने बिरयानी भी बनानी है, ठीक है, तो उसी के स्टेप बाय स्टेप्स लिखते जाएं कि किस तरीके से पहले आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया, और वही जो आपके जो स्टेप्स होंगे सारे के सारे 1 2 3 4 वही उसका एक्चुअली क्या होगा, एल्गोरिथम। ओके, और एक्चुअली एल्गोरिथम का बेनिफिट क्या है कि एल्गोरिथम अगर आप लोगों ने पहले बना लिया है तो आफ्टर दैट इसको कोड करने में बहुत आसानी होती है। सिर्फ सिंटैक्स में कन्वर्ट कर दें तो वो कोड में कन्वर्ट हो जाता है। आप एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। एंड व्हाट अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स? डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स आपके पास डेटा को ऑर्गेनाइज किस वे में हम कर सकें कि वो हमें एफिशिएंट से एफिशिएंट रिजल्ट्स दें, उसको डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये दो चीज़ें ज़रूर अपने माइंड में रखनी है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे हम किसी ना किसी वे में, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हमें वो एफिशिएंट से एफिशिएंट रिजल्ट्स दें। एफिशिएंट रिजल्ट्स इन सेंस कि वो कम से कम टाइम में ही हमें बेशक उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारे ऑपरेशंस में कम से कम टाइम लगे। और डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो टाइप्स में मेनली दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाती हैं हमारे सामने एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर में कौन कौन सी आ जाती हैं, ट्रीज एंड ग्राफ्स। सो वन बाय वन हम गो थ्रू करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एरे। तो एरे इज कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस विद द सेम नेम एंड सेम टाइप। अगर आपके सामने इस तरीके से एक एरे है, ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं और उनमें डेटा पड़ा होता है।
उनके कोई ना कोई एड्रेसेस भी होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और उसकी लेंथ -1 तक जाते हैं, और उनमें वैल्यूज़ जो है वो हम लिखवा सकते हैं कोई से भी, और फिर उन पे हम ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग वगैरह जो मर्जी ऑपरेशंस है वो फिर हम इसमें परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक इज़ अनदर टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ओके। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने बस कि इंसर्शन डिलीशन किस फॉर्म में करवा रहे होते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन जो सबसे लास्ट में इन होगा सबसे पहले आउट वही होगा, और इसमें इंसर्शन और डिलीशन के लिए हम वर्ड जो यूज़ कर रहे होते हैं पुश और पॉप का, पुश फॉर इंसर्शन एंड पॉप फॉर डिलीशन। सो टेक अ लुक विद एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ब्लॉक्स ही हैं, एक दूसरे के ऊपर रखवाते जाते हैं। सपोज मैं पुश करवाता हूँ 1 को, 2 को, 3 को, इट्स मीन इंसर्ट करवाता जा रहा हूँ। 4 को भी इंसर्ट करवाया, टॉप से आ गया, 5 को भी करवा दिया, ओके। आफ्टर दैट जब मैंने पॉप करवाना शुरू करना है, डिलीशन करवानी है, देन सबसे पहले डिलीट कौन सा होगा, पॉप कौन सा होगा, 5। आफ्टर दैट पॉप कौन सा होगा, दैट इज 4, ओके। ये प्रोसीजर है हमारे पास स्टैक का, इंसर्शन और डिलीशन यानी पुश और पॉप वगैरह के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्यूज। क्यू इज अनदर टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कि जिसमें हम किस फॉर्म में डेटा को रखवाते हैं, लीनियर फैशन में ही, और इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्ट्रेटजी फुलफिल करवाते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि स्टैक में किस बेस से हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो की बेस पे, और क्यू में किस फॉर्म में करवा रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू में इंसर्शन और डिलीशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन क्यू एंड डी क्यू, इन क्यू फॉर इंसर्शन एंड डी क्यू फॉर डिलीशन। अब सपोज ये एक लाइन लगी हुई है आपके सामने, ठीक है, जो सबसे पहले आया है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4th नंबर पे, ओके। अब मुझे ये बताएं जब इसमें से किसी ने आउट होना है तो सबसे पहले आउट कौन होगा, वो फर्स्ट वाला ही आउट होगा जो सबसे पहले आया था। अब अगर हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, सो लिंक लिस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स, ओके। नोड्स होती हैं और हर नोड के 2 पोर्शन होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट इज डेटा पोर्शन एंड द सेकंड वन इज द पॉइंटर पोर्शन। डेटा वाले पोर्शन में कोई ना कोई हम डेटा रखवाते हैं और नेक्स्ट पॉइंटर वाले पोर्शन में हम कोई ना कोई एड्रेस रखवाते हैं, और उसके पास एड्रेस होता है एक्चुअली उससे नेक्स्ट वाली नोड का। इट्स जस्ट लाइक एग्जांपल में चेक करें, सपोज अगर हमारे सामने ये 3 नोड्स हैं, नोड नंबर 1 5, नोड नंबर 2 जिस पे डेटा पड़ा हुआ है 7, और नोड नंबर 3 जिस पे डेटा पड़ा हुआ है 3। साथ साथ ये अटैच है किसके साथ, इन्हीं के नेक्स्ट वाले पोर्शन के साथ जिसमें हमारे पास एड्रेस है उससे नेक्स्ट नोड का। यानी 5 के पास एड्रेस है 7th वाली नोड का, 7 के पास एड्रेस है उससे नेक्स्ट 3 वाली नोड का, और 3 के पास जो एड्रेस है वो नल है। क्यों? बिकॉज इट इज़ द लास्ट नोड ऑफ दिस लिंक लिस्ट। और अगर लिंक लिस्ट की टाइप्स की बात करें, सो वी हैव 3 टाइप्स मेनली, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। अभी जो हमने जिस लिंक लिस्ट की बात की वो सिंगली लिंक लिस्ट थी, जिसमें डेटा पड़ा हुआ है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 3, ओके। 3 नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं और उसका नेक्स्ट वाला पोर्शन नल है। नेक्स्ट इज डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें, डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के अब 3 पोर्शन होंगे। कौन कौन से? पहला पोर्शन भी एड्रेस वाला होगा, थर्ड पोर्शन भी एड्रेस वाला होगा, सेकंड वाला पोर्शन वो होगा जिसमें हम डेटा रखवाते हैं। लेफ्ट वाले एड्रेस वाले पोर्शन में एड्रेस होता है उसके लेफ्ट वाली नोड का, और राइट साइड वाले एड्रेस में एड्रेस होता है किसका, राइट साइड वाली नोड का। इट्स जस्ट लाइक ये डबली लिंक लिस्ट की एग्जांपल चेक करें। फर्स्ट नोड पे 5 पड़ा हुआ है, ओके, और इसके राइट साइड वाला जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है उससे नेक्स्ट 7th वाली नोड को, और 7th का जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है प्रीवियस वाली यानी 5 वाली नोड को, ओके, एंड सो ऑन। इसी तरीके से नेक्स्ट नोड पे 3 पड़ा हुआ है और उससे नेक्स्ट वाला पोर्शन उसका नल है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें, इट्स जस्ट लाइक अ सिंगल लिंक लिस्ट। चेंजिंग क्या होगी इसमें कि लास्ट वाला इसका पॉइंटर वाला पोर्शन जो है वो नल की बजाय क्या होगा, उसके पास एड्रेस होगा फर्स्ट नोड का। गॉट इट? तो एक सर्कुलर पाथ बन जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीज नाउ। अब अगर हम ट्रीज की बात करें, ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ओके। और अगर हम ट्री वाले कॉन्सेप्ट को एक्चुअली उल्टा कर दें तो अब हम देखें रूट सबसे टॉप पे चला जाएगा, उसके बाद इंटरमीडिएट नोड्स आ जाएंगी और सबसे लास्ट में सबसे नीचे लीव्स आ जाएंगे। तो ट्री की हम जब भी बात करें तो उसमें हम बात कर रहे होते हैं नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस की। सर्कल्स में आपके पास जो है नोड्स होते हैं और लाइंस के इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं एजेस को, जस्ट लाइक दिस। और फिर इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स बन रहे होते हैं। किस तरीके से? सपोज अगर हम इस 2 की बात करें, नोड की जिसमें डेटा पड़ा हुआ है 2, ये किसका पेरेंट है? 4 और 5 का, ओके।
जिसमें डाटा पड़ा हुआ है 4 और 5, उसका पेरेंट है ये। चाइल्ड नोड की अगर हम बात करें तो सपोज ये 4th नोड जो है 4, इट्स अ चाइल्ड ऑफ नोड 2। आफ्टर दैट रूट नोड की अगर बात करें तो पूरे के पूरे ट्री के एक ही रूट नोड होगी, दैट इज 1, जो सबसे टॉप पे होगी, जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा। ओके, दैट नोड शुड बी द रूट नोड। और नेक्स्ट लीफ नोड्स कौन सी होंगी? लीफ नोड्स वो होंगी जिनके फर्दर कोई चाइल्ड ना हो। तो सपोज इसमें ये 8, 9 और 5, 6, 7 ये वो नोड्स हैं, 5 नोड्स ये वो हैं जिनके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? दीज आर द लीफ नोड्स। और बाकी इनमें क्या है? ये इंटरमीडिएट नोड्स होंगी, ठीक है, जस्ट लाइक 4, 3, 2। ओके, ये इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं जिनके कोई ना कोई चाइल्ड भी होते हैं और जिनके कोई ना कोई पेरेंट भी होते हैं। और फिर ट्रीज में भी हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, सर्चिंग के भी हैं, सॉर्टिंग के भी हैं एंड ऑल दैट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ्स। ग्राफ इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एजेस। सर्कल्स में नोड्स होते हैं और लाइंस में हैं वो रिप्रेजेंट करवाती हैं एजेस को। और ग्राफ में हमारे पास कोई ना कोई क्लोज पाथ भी बन रहा होता है। और ग्राफ की अगर हम टाइप्स देखें, 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम देखते हैं अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ्स। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स वो होंगे जिनमें हम लाइंस यूज करेंगे एजेस के लिए, जस्ट लाइक दिस। और अगर लाइंस के बजाय हम एरोज यूज कर रहे हो तो हम उसी ग्राफ को क्या कहेंगे? दैट इज द डायरेक्टेड ग्राफ। तो इस तरीके से अनडायरेक्टेड या डायरेक्टेड ग्राफ्स हो सकते हैं। एक और वे है ग्राफ्स की टाइप्स रिप्रेजेंट करने का, दैट इज अनवेटेड और वेटेड ग्राफ। फर्स्टली अनवेटेड ग्राफ में हम एज सिंपल यूज कर रहे होते हैं, ओके, और वेटेड ग्राफ में हम एज के ऊपर कोई ना कोई वेट्स असाइन करते हैं। और वेट्स कुछ भी हो सकते हैं, उनका यूनिट कुछ भी हो सकता है उनके साथ। और फिर आपके सामने कोई सा भी ऐसे ग्राफ आ जाए तो आप पहले तो ये देखते हैं कि वो अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड में से कौन सा है। सपोज ये आपके पास अनडायरेक्टेड है, और फिर आप चेक करते हैं उसी ग्राफ को कि वो अनवेटेड और वेटेड में से कौन सा है। सपोज ये अनवेटेड है, सो ये ग्राफ जो आपके सामने है ये आपके पास अनवेटेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो फर्स्टली इसको देखें, ये डायरेक्टेड ग्राफ बन रहा है, और वेटेड और अनवेटेड में से देखें तो ये वेटेड ग्राफ बन रहा है। तो ओवरऑल हम इसको क्या कहेंगे? दिस ग्राफ इज डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ। सो अब जरा वन बाय वन देखें। अब ये जितनी भी हमने टाइप्स डिस्कस की हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सारी की सारी टाइप्स ही जो हैं उन 2 चीज़ों को ही फॉलो कर रही हैं या नहीं? डाटा को हमने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि वो हमें एफिशिएंट से एफिशिएंट रिजल्ट्स दे रहे हैं, इन्हीं को हमने कहा था डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इन सारों में से पहली 4 जो है एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और लास्ट वाली 2 ट्रीज और ग्राफ्स हैं वो आपके पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। और मेनली अगर हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं एल्गोरिदम्स की। और इन दोनों में से भी मेनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किस तरीके से चेक आउट करते हैं कि कोई भी एल्गोरिदम कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है रन करने में या कितना कम टाइम ले रहा है। इट डिपेंड्स। अगर कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा होगा इट्स मीन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है इट्स मीन कि उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमने फाइनली नंबर ऑफ कंपैरिजन चेक करने होते हैं। नंबर ऑफ कंपैरिजन ज़्यादा होंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ कंपैरिजन कम लगेंगे, टाइम भी कम लगेगा, अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। ओके, अगर हम नोटेशंस की बात करें, नोटेशंस 3 तरह की होती हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशंस। ठीक है, बिग ओ नोटेशन आपको अपर बाउंड देती है, ओमेगा नोटेशन आपको लोअर बाउंड देती है, और थीटा नोटेशन आपको लोअर और अपर दोनों बाउंड्स देती है। तो जब भी हमने कॉम्प्लेक्सिटी बतानी हो, लेफ्ट साइड पे हम कोई ना कोई नोटेशन यूज करते हैं, राइट साइड पे कोई ना कोई फंक्शन यूज करते हैं। और फंक्शंस लाइक 1 भी हो सकता है, और log n, n log n, n स्क्वायर, n क्यूब, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं कि हम उसमें से देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हो रहे हैं, उसी की बेस पे हम ये राइट साइड पे कोई ना कोई फंक्शन लिख देते हैं n में से। और फिर हम कहते हैं किसी एल्गोरिदम की या कोड की कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, या बिग ऑफ log ऑफ n है, या ओमेगा ऑफ n स्क्वायर है, एंड सो ऑन। अब आप लोगों के सामने ये डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में यूज होने वाले जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी कम्प्लेक्सिटीज कितनी होती हैं। ठीक है, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं। ठीक है, और ये आप लोगों के सामने है। याद रखने के लिए अगर देखना चाहें तो आप इन सारों को देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फाइनली बड़ा इजीली आप लोगों को समझ आ गया होगा डेटा स्ट्रक्चर्स को भी किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप लोग। इसमें से जो पोर्शन पेपर्स में आ सकता है वो भी बड़े थोड़े से टाइम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर अप कर लिया।
Thank you so much for watching.